सुनो बेटे, सबसे पहले अगर मैंने ऊपर से इसमें चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, तो अब ये सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, अब ये क्या बन चुका होगा, सॉल्यूशन बन चुका होगा। चलो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ मुझे, इस सॉल्यूशन का चीनी डलते ही वेपर्स कितने रहेंगे बताओ? 50 रहेंगे या थोड़े कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, क्या लगता है? कम हो जाएंगे। बच्चे अभी भी हम 50 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमने कल भी की थी कि ऊपर से हमेशा हमारे सिलेबस में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हम ऊपर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, किसी को साउंड में प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे। बच्चे अभी भी आप 50 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या होने वाला है वो ध्यान दो, सुनो। हमारे कुछ वेपर्स कम हो जाएंगे। सपोज करो मैं कहता हूं हमारे 45 वेपर्स रह गए। टेम्परेचर अभी भी कितना था, 50 डिग्री, लेकिन सोल्यूट डलने की वजह वेपर्स कम हो गए, तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या हो गया होगा, बताइए। बताओ बेटा। लेस रह गया होगा। हाँ जी बच्चे, सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बता सकते हो बेटे। आवाज कट हो रही है, ओके। मैं वही पूछना चाह रहा था बेटे, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन लग रही थी नेटवर्क की वजह से। बाकी सबको भी साउंड की प्रॉब्लम हुई क्या? ओके, मैं अपना माइक्रोफोन एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। और आप सबको भी म्यूट मोड पर डाल रहा हूं क्योंकि उससे भी साउंड की कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा अब बताओ, साउंड में कुछ फर्क पड़ा क्या तन्नू? साउंड बताओ बेटा, अब ठीक है, अब क्लियर, ओके। सुनिए ध्यान से। मोक्ष सैनी का कहना है सर फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिफर करना चाहिए प्लेस टू प्लेस, ओके। सुनिए ध्यान से, 50 डिग्री सेल्सियस आप अभी भी टेम्परेचर दे रहे हो, लेकिन सोल्यूट आपने जब ऊपर से डाला ग्रीन कलर का, उसने हमारे 5 वेपर्स को वेस्ट कर दिया। वेपर्स अगर आपके थोड़े से वेस्ट हो गए तो आपका वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो गया। अगर अब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है तो मैं 50 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सपोज करो इसे 55 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहा हूं, मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो दोबारा फिर कितने वेपर्स कंप्लीट हो गए बताइए? 50 वेपर्स दोबारा फिर कंप्लीट हो गए, दोबारा फिर प्रेशर क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। अब बताओ, ये 55 डिग्री सेल्सियस को मैं क्या बोलने वाला हूं, बॉइलिंग पॉइंट बोलने वाला हूं। लेकिन लेकिन जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका है बताइए? ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, या पूरा का पूरा सॉल्यूशन का है, बताइए जल्दी से, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, चैट बॉक्स तो यूज कर सकते हो। ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका सिंबल आपको याद रखना है, टीबी, ऊपर नोट नहीं लगेगा बस। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, ऊपर नॉट नहीं लगाना। आप बताओ, नीचे वाले का सिंबल है टीबी, ऊपर वाला क्या था बेटा, टी नॉट बी। 55 डिग्री सेल्सियस माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं टीबी माइनस में टी नॉट बी करता हूं, बताओ कितना आएगा हमारा इस केस में? टीबी की वैल्यू हमने अपने एग्जाम्पल में कितने ली है, 55 ली है, माइनस में टी नॉट बी की वैल्यू हमने अपने एग्जाम्पल में कितनी ली है, 50 ली है। बताओ कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया? अंजलि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे जब कभी भी आप सोल्यूट डालोगे,
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा ही होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कितने डिग्री एलिवेट हुआ? 5 डिग्री एलिवेट हुआ, उसके लिए सिंबल है डेल्टा टी बी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या यूज करना है आपको? डेल्टा टी बी। हाँ जी, बताइए जल्दी से। आर्यन क्या क्लियर है? ये अमृत क्लियर है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ, मेन मोटा मोटा क्या रीजन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पीछे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पीछे मेन क्या लॉजिक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। राइट, एग्री करते हो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अच्छा एक बात सुनो बच्चे, आप लोगों ने अभी अभी 2 चम्मच चीनी डाली, तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 5 डिग्री। अगर मैं तन्वी इसके अंदर 4 चम्मच चीनी की डाल दूं, मैं सॉल्यूट के अमाउंट को डबल कर दूं, तो क्या लगता है आपको बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा एलिवेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मीनिंग डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आएगा। क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो हम यहां पर लेते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। अब मोलैलिटी क्यों यूज किया? ज्यादातर हम मोलैरिटी यूज करते थे, कैपिटल एम यूज करते थे। यहां पर हमने स्मॉल एम को क्यों यूज किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट लगेगा। यहां पर कांस्टेंट लग गया के बी, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। क्या नाम देंगे के बी को? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब हम मोलैलिटी को क्यों लिखते हैं, मोलैरिटी को क्यों नहीं लिखते? इसका रीजन बताया है मुस्कान ने, मोक्ष ने, और बाकी सब स्टूडेंट बताओ बच्चे। हम यहाँ कैपिटल एम ना यूज करके स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी को क्यों यूज कर रहे हैं? जल्दी बताओ। कुणाल ने बताया, मोहित छाबरा ओके, और बाकी सब? क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, हमारा यहाँ पे काम क्या है? टेम्परेचर का। हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। इतना ज्यादा अगर हमें हीट करना पड़ेगा, तो हमें कोई ऐसी यूनिट लेनी पड़ेगी, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेनी पड़ेगी जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, स्मॉल एम की अगर हम बात करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के लिए मैं सिंबल क्या लिख रहा हूं? सोल्यूट के लिए मैं सिंबल लिख रहा हूं बी, इनटू में 1000 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ, बताओ बच्चे क्या आएगा? मास ऑफ क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए ए लिख देता हूं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे लिखना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला डेवलप हो गया। ये बताइए क्या ये सबको क्लियर है? स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है? ये कर सकते हो? स्मृति, समृद्धि, हाँ जी, मुस्कान, विशाल, तनु ओके। ठीक है अंजलि। अब ध्यान दो बच्चे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू में गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके पास बन गया। डेल्टा टीबी तो हमने अभी अभी पढ़ा, क्या होता है? ये होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या होता है हनी? केबी के क्या क्या नेम है? केबी के लवकेश, एक तो इसको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल दिया, अभी बोला थोड़ी देर पहले। इसका एक और नेम है, हाँ जी, जो पहले से कर चुके हैं, मोक्ष सैनी ने बताया, ईशा ने बताया, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सबके सब स्टूडेंट ध्यान देना, ई साइलेंट है, हम इसे एक और नाम देते हैं बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बुलियो वर्ड का मीनिंग
अगर कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा हो, कहीं पर हॉट कंडीशन हो, तो वहां पे हम बुलियो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल ठीक है। एक और नेम क्या है इसका? इसका एक और नेम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन, और खुद ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ये आपको तीन नाम याद रखने हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये बताइए मुझे, क्या आप लोग ये कर पाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक? हो पाएगा इजीली? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया। मेन बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने सॉल्वेंट को बड़े प्यार से बॉईल कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सोल्यूट आप उसमें डालोगे तो हमारे सॉल्वेंट के कुछ बन रहे वेपर्स वेस्ट हो जाएंगे। अगर सॉल्वेंट के कुछ वेपर्स वेस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? अगर ऑलरेडी बन रहे कुछ वेपर वेस्ट हो जाएंगे, तो हम लोगों को उन्हीं वेपर्स की भरपाई करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो अर्पित, सॉल्यूट के डलने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमने इसमें अंजलि क्या बात की, अगर आपके पास सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ऑब्वियसली आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हमने उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रखा है। क्या आगे बढ़ सकते हैं, ये बताओ, यहां तक क्लियर सभी को? इसके साथ में हम करते हैं अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो ध्यान दो बच्चे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटे सबसे पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले आपने बात किसकी की है? बॉइलिंग पॉइंट की, जिसमें आप बॉईल करते हो, किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हो, गैस में कन्वर्ट करते हो। लेकिन अभी आप बात क्या कर रहे हो? फ्रीजिंग पॉइंट की। किसी लिक्विड को गैस की तरफ नहीं लेकर जाना, उल्टा उसको फ्रीज करना है। तो आप प्लीज बताइए मुझे, हमारा जो ये वाला टॉपिक है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट वाले के बिल्कुल रिवर्स है या नहीं है? प्लीज बताइए, बताओ सबके सब बेटा। बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, उसे गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में गैस नहीं, उल्टा आप उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है तनु ये। अब आप सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट वाले में आपने क्या यूज किया? बॉइलिंग पॉइंट वाले में आपने किया बच्चे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू में टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू में के बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। यही कुछ किया था आप लोगों ने। ये मैं बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला पहले लिख रहा हूं, फिर इसके बाद बेटे क्या किया हमने, के बी इंटू में गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हेमंत, ये अपोजिट है बॉइलिंग पॉइंट के। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा टी एफ। ये बताओ क्या ये क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट वाले में नीचे बी लगा दिया, फ्रीजिंग पॉइंट वाले में नीचे एफ लगा दो, बड़ा सिंपल सा है। तो ये लो डेल्टा टी एफ। लेकिन ये बच्चे पहले वाले के अपोजिट है, तो क्या ध्यान रखना, टीबी पहले आया था, लेकिन फ्रीजिंग वाले में टी नॉट एफ, बी हटा के नीचे एफ लगा दो, टी नॉट एफ पहले आएगा और टी एफ बाद में आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी सब कुछ चीजें सेम है। ये भी सोल्यूट की अमाउंट पर डिपेंड करता है। सोल्यूट की अमाउंट इंक्रीज होगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान दो बच्चे, क्या बनने वाला है? सेम के एफ इंटू में गिवन मास ऑफ सोल्यूट होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके पास बनेगा।
हाँ जी, सुनिए ध्यान दीजिए। के एफ को क्या क्या नेम देंगे? सबसे पहला एक तो नेम आ गया फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। हाँ जी, क्लियर है। और क्या नेम हो सकता है अंशिका? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद करो बॉइलिंग पॉइंट वाले में क्या वर्ड यूज किया? बॉइलिंग पॉइंट वाले में शिविन, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या यूज किया हमने? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्या आ गया बच्चे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मैं साउंड का सिस्टम एक बार चेंज कर रहा हूं। हाँ जी, साउंड बताइए, आ रही है प्रॉपर अभी भी? हाँ जी बेटा, साउंड मुझे क्लियर कर दो एक बार। ओ, के बी लिखा हुआ है, ओके। ये लो बच्चे, किसी ने नहीं बताया ये। यहाँ पर एफ आएगा बच्चे, हमने गलती से बी लिख दिया था। ओके, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रायो रिप्रेजेंट करता है कूल कंडीशन को। अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ही कम है, कूलिंग है, कूल कंडीशन है, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं क्रायोस्कोपिक। ओके, इसी का एक और नेम और क्या बनेगा? मोलल डिप्रेशन, और खुद ही एक तरह का कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, पी ब्लॉक में भी आया हुआ है। हम इसे एक और नाम देंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। चलिए, तो क्या यहां तक क्लियर है सभी को? कर सकते हैं इजीली? हाँ बेटा, अब एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका, डिफाइन बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इन दोनों को डिफाइन करना है। हाँ जी, कौन करेगा इन्हें डिफाइन? जो पुराने स्टूडेंट है, क्या उन्हें याद है? हाँ जी कुणाल, नोट्स में मिलेगी बेटे आपको ये। एक बार मुझे डेफिनेशन बताओ, कैसे याद रखनी है? कोई मेथड है? जैसे आपके पास है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू में के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। हाँ जी, ऐसा ही है ना फॉर्मूला? ये बताओ, अगर बेटे मैं इसके अंदर m की वैल्यू 1 कर दूं, 1 मोलल सॉल्यूशन अगर मैं ले लूं, तो बताओ के बी इज इक्वल टू में डेल्टा टी बी रह जाएगा बस। स्मॉल m तो 1 हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्वाति ने डिफाइन किया, बिल्कुल सही है बेटा। सुनो, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट can be defined as the elevation in boiling point of 1 मोलल solution। ये बताओ, क्या ये क्लियर है सभी को? कर सकते हैं इजीली? चलिए ठीक है बेटे। और इसका सिंबल क्या है? ये भी हम इसका सिंबल यूज करते हैं। सिमिलरली बच्चे, हमारे पास क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू में के एफ इंटू में स्मॉल एम। मैं अगर यहां भी 1 मोलल कर दूं, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी? ध्यान दीजिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट
can be defined as the depression in freezing point of 1 मोलल सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चे, डेफिनेशन क्या सबको क्लियर है? कर पाओगे बड़ी इजीली? ये बताइए मुझे। जिन बच्चों का कनेक्शन ब्रेक हो गया था उनको भी क्लियर है? ये बड़ी सिंपल सी बात है। कभी भी किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन अगर बनानी होती है ना, तो बाकी सबको 1 कर दिया जाता है। अब यहाँ पर स्मॉल एम पेंडिंग था, मोलल था, उसको 1 कर दिया, 1 मोलल कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। हाँ जी समृद्धि, आप भी हो मीटिंग में या नहीं? चले आगे बेटे, क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? कर पाओगे इजिली? चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे। अब इसके बाद आप करें, चलो ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे अच्छे तरीके से। आज एक छोटा सा टॉपिक है बच्चे जो पेंडिंग है हमारा, वो हम करते हैं, एजियोट्रॉप्स। बेटे एजियोट्रॉप्स को हम बोलते हैं, ध्यान दो, कांस्टेंट, क्योंकि फिर कल पूरा का पूरा लेक्चर हम बड़े आराम से न्यूमेरिकल पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हाँ जी बेटे, एजियोट्रॉप्स को शॉर्ट में क्या बोलना है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बेटे ये दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक हमारे पास होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले तो एक बात ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में कैसा रिलेशन है? न्यू स्टूडेंट्स बताइए फटाफट जल्दी। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ज्यादातर बच्चों को लगता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते होंगे। ज्यादातर बच्चों को लगता है। क्या आप लोगों को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है ये अर्पित बंसल? बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, लवकेश आप बताओ, अंजलि? डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ऐसा क्यों? अगर किसी केमिकल के वेपर्स बड़े आराम से बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो आपका कम टेम्परेचर में भी वो केमिकल बॉयल हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दोनों हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, देखो इधर बच्चे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम कहना चाहते हैं इस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, नाम से पता लग रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, तो रिवर्स कर दो उसका, बताओ क्या लिखूं? वेपर प्रेशर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, तो वेपर प्रेशर क्या बोलूं बच्चे? कम से कम। ओके, ऐसी कौन सी डेविएशन थी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से? बताओ जल्दी से, वो कौन सी डेविएशन है जिसमें वेपर प्रेशर एक एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी डिक्रीज हो जाता है? ऑफ कोर्स अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया उसे, तो इसे बोलेंगे बेटे नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो क्या शो करते हैं, वो कौन से सॉल्यूशन हैं? दोज आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दीजिए आगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम का मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट, बताओ हनी? मिनिमम का मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट कम से कम, ये लीजिए कम से कम बॉइलिंग पॉइंट। रिवर्स कर दो, वेपर प्रेशर क्या बोलूं? ज्यादा से ज्यादा। अगर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो, पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल सही बोल। क्या सभी को क्लियर है? कि किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दो बेटे, ठीक है? चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, ज्यादातर बच्चों को आता है, वो चैट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई भी किए जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम से कम,
कभी तो बोला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होकर मिले, प्लस होकर मिले, तो वो कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा अब सुनो, इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। बच्चों को ग्राफ इसके कभी कभी बड़े डिफिकल्ट लगते हैं। ये ध्यान दीजिए, सुनिए। सबसे पहले तो मैंने तीन ऐसे ये चैम्बर से मैंने ड्रॉ किए। क्या बेनिफिट है इन चैम्बर्स का वो कॉन्सेंट्रेट करें। बेटे नीचे तो हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पर लेंगे वेपर प्रेशर। अब ध्यान सुनो बेटे, लेफ्ट साइड से सपोज करो मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, एक्सए की वैल्यू कितनी, 0। न्यू स्टूडेंट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ग्राफ सुनो, लेफ्ट साइड से मैं शुरू कर रहा हूं, एक्स ए इज इक्वल टू 0। ए का मतलब सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मैंने क्या लेट किया, 0। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर मोल फ्रैक्शन 0 है तो इसके वेपर कितने बनेंगे फिलहाल के लिए, प्लीज बताइए। हाँ जी स्मृति, क्या लगता है। अगर मेरे पास कंटेनर खाली पड़ा है तो क्या होगा। अगर कंटेनर मेरे पास खाली पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, तो उसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, आई थिंक ना के बराबर बनेंगे। हाँ जी अमृत, एग्री करते हो। एक्स ए इज इक्वल टू 0। सोचो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उसमें अभी तो कोई मटेरियल ही नहीं है। अरे भैया कोई मटेरियल ही अभी अगर उसमें नहीं है तो वेपर कहाँ से बनेंगे, वेपर क्या है, 0। सपोज करो धीरे धीरे मैं इसके अंदर एक्स ए की अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूं, और किसी का भी मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम 1 पॉसिबल है। तो ये देखो मैंने एक्स ए की वैल्यू क्या कर दी बेटे, एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 कर दी। जैसे जैसे सॉल्वेंट की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये बताओ क्या ये सबको क्लियर है। अर्पित, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसे बोलेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या इसे बोलना चाहिए बताओ। इसे मैं बोलूंगा पी नॉट ए, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये बताओ क्या ये सबको क्लियर है। ये बताइए स्मृति, क्या क्लियर है आपको ये। अब ये तो बात हो रही है सिर्फ सॉल्वेंट की, अभी ये बात सिर्फ किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की हो रही है। सोल्यूट की तो अभी कोई बात ही नहीं की। एक बात देखो, मैं सॉल्वेंट के लिए एक ग्राफ बनाया, सोल्यूट के लिए मैं अलग से ग्राफ बनाऊं, उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन एक और है। मैं क्या कर सकता हूं, लेफ्ट साइड से ग्राफ किसका बना रखा है, सॉल्वेंट के लिए। अगर मैं राइट साइड से सोल्यूट के लिए ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, ये देखो सबसे पहले राइट वाले पॉइंट पर देखो, राइट हैंड साइड पर एक्स बी की वैल्यू क्या ले रखी है बच्चे, 0 ले रखी है। जैसे जैसे लेफ्ट साइड में आओगे, राइट में गए थे, एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई, लेफ्ट साइड में आ जाओ, एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होकर के मैक्सिमम होगी 1 हो गई। तो खुद सोचो ये ब्लू कलर वाला ग्राफ एक तरह से किसका हो गया, ये हो गया बच्चे आपके सोल्यूट का। ये बताओ क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है बेटा, कर सकते हैं इजिली। सिंबल क्या यूज करूं इसके लिए, गुंजन, सिंबल मैं इसके लिए क्या यूज करूं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रेड कलर वाला ग्राफ सबसे पहले किसका है, सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या, पी नॉट ए। और ब्लू कलर से हमने किसके लिए ड्रॉ कर रखा है, ब्लू कलर से, ब्लू कलर से हमने ड्रॉ कर रखा है बेटे सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट के लिए। जैसे जैसे सॉल्यूट की अमाउंट लेफ्ट साइड में आते जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। उसके लिए सिंबल मैं क्या यूज करने वाला हूँ, पी नॉट बी। ये बताओ सबसे पहले क्या ये क्लियर है सभी को। हाँ जी, कर सकते हैं इजिली। अगर मैं ये ऊपर वाले दोनों के दोनों पॉइंट को मिला दूं, ये तो मैंने एक तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया।
तो बच्चे ये तो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। PS इज इक्वल टू PA प्लस PV, ये रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है ये हमारे रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, क्या ये क्लियर है? अब सुनो नेक्स्ट आगे। बच्चे सेम ग्राफ ऐसे हम आगे की तरफ भी बनाएंगे। सेम ग्राफ, ये देखो। हाँ जी, ये ध्यान दीजिए, सुनिए। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल सेम बनाया जैसे लेफ्ट साइड में बना हुआ ऑलरेडी। एक बार फिर ड्रॉ कर देते। इसमें से एक हम शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए, एक हम शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। हाँ जी विशाल, साउंड आ रही है बच्चे प्रॉपर? विशाल, ये बताइए मुझे, सबसे पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन की अगर मैं बात करूं, बच्चे पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन का क्या मीनिंग है? वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो बच्चे ग्राफ हम कहां से ड्रॉ करेंगे? ग्राफ थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करेंगे, ऐसे थोड़ा हाइट से ड्रॉ होगा, ऐसे इस तरीके से। ग्राफ थोड़ा ऊपर से ड्रॉ किया यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम शो कर रहा है? ये वाला पॉइंट देखो, मैंने हाईलाइट किया, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है वेपर प्रेशर में। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा, क्या है बच्चे, वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा, इसी लाइन को मैं ड्रैग करके नीचे लेकर के आऊं तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इस पॉइंट को हम बोलेंगे, बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखूं? बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखूं? वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा, उल्टा कर दो, बॉइलिंग पॉइंट। विशाल, बॉइलिंग पॉइंट कम से कम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कम से कम होता है तो क्या बोलूंगा मैं इसे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में से बोलूंगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में से बोलूंगा। ये बताइए, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। सुनिए, सेकंड वाला ग्राफ, उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव डेविएशन को। ध्यान दो, नेगेटिव डेविएशन, क्या मीनिंग है नेगेटिव डेविएशन का? नेगेटिव डेविएशन का क्या मीनिंग है? वेपर प्रेशर कम से कम। अगर विशाल वेपर प्रेशर लोअर शो करना है, कम से कम शो करना है, तो ग्राफ ऊपर से ड्रॉ करूं या उल्टा नीचे से ड्रॉ करना है? बताइए, ग्राफ ऊपर की तरफ से या नीचे से? डाउन। लो बच्चे, ये ग्राफ नीचे की तरफ से शो कर दिया है, ये देखो ऐसे। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो बिल्कुल नीचे शो हो रहा है, सबसे नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को ड्रैग करके नीचे ले आता हूं बच्चे। इस वाले पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या होगा बताइए? इस वाले पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम से कम। वेपर प्रेशर कम से कम है तो रिवर्स कर दो, वेपर प्रेशर कम से कम तो रिवर्स कर दो। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा का मतलब मुझे इसको क्या बोलना चाहिए? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हालांकि इस साल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमें अपनी नॉलेज के लिए जरूर एक बार तो करने हैं। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है? कर पाओगे ये? एजियोट्रॉप्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम का मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम से कम। वेपर प्रेशर कम से कम किस में होगा? नेगेटिव डेविएशन में।
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम वर्ड आ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम से कम, तो रिवर्स कर दो, वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा से ज्यादा, तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन ये कहलाएगा। हाँ जी बच्चे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है? सभी को कर सकते हैं बड़ी इजीली? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज वो शेयर करें। तनु, कोई डाउट बच्चे? हाँ जी, रिवर्स ऑस्मोसिस है, अभी करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। क्या ये क्लियर है जियोट्रॉप बच्चे आपको? चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लेना बेटा। नेम द केमिकल यूज्ड इन, विशाल आपको आ रही है बच्चे, बाकी सब कह रहे हैं क्लियर आ रही है, आपका नेटवर्क वीक है या तो। नेम द केमिकल यूज्ड इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा पुराने स्टूडेंट्स में से? बताइए हनी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है आर्टिफिशियली? वेरी गुड कुणाल, सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, सेलुलोज, हाँ जी करके देख लो विशाल एक बार, सेलुलोज एसीटेट हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? ध्यान दो बेटे, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? राइट इट्स एप्लीकेशन। बच्चे ऑस्मोसिस का बिल्कुल रिवर्स चलेंगे तो क्या कहलाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या की थी कल? ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या की थी ये बताइए। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की थी कल? कल किया था लोअर टू हायर, आज क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ एनी लिक्विड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू lower concentration through a semi permeable membrane under external force। बाहर से कोई फोर्स लगना कंपलसरी है। सुनिए ध्यान से, देखो इधर मैं आपको एक एग्जांपल इसका डायग्रामेटिकली बताता हूं। ध्यान, ये देखो बेटे, सपोज करो ये राइट साइड में सी वाटर है। कौन सा वाटर लिया मैंने राइट साइड में? सी वाटर। प्लीज बताइए सी वाटर में क्या कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है? सी वाटर में बड़े सारे सोल्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एग्री करते हो? सोल्ट का मतलब क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में फ्रेश वाटर है, इसमें कोई सोल्यूट नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है। ये बताओ, क्या अच्छे से नजर आ रहा है सभी को ये? सी वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मानते हो ना, सोल्यूट भरा पड़ा है उसमें, क्या बोलूं? हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक और वर्ड यूज करना स्टार्ट करो, हाइपरटोनिक। हाइपर का मीनिंग होता है ज्यादा, टोनिक का मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चे सोल्यूट प्रेजेंट है, बड़े सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तो बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन या हाइपरटोनिक भी कह सकते हैं।
लेकिन लेफ्ट साइड में फ्रेश वाटर है, सिर्फ वाटर है, उसमें सोल्यूट है ही नहीं कोई, तो क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलूं, हायर या लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट साइड में? जल्दी से बताओ फटाफट। लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए तनु एक और वर्ड यूज करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, क्या ये क्लियर है? बताइए मूवमेंट कहां से कहां होगा? वैसे तो मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर टू हायर, राइट साइड में जाना चाहिए, लेकिन सपोज हमने यहाँ ऊपर कोई पिस्टन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? हमने यहाँ ऊपर कोई पिस्टन लगा रखा है, वाटर आना चाहता है राइट साइड में, लेकिन हम तो राइट वाले चेंबर पे उल्टा प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाएंगे तो जो वाटर राइट साइड में जाना चाहिए था, मजबूरी में उसे कहां पर आना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। कहां पर आना पड़ेगा मजबूरी में? लेफ्ट साइड। लेफ्ट का क्या मतलब बना? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एक और डेफिनेशन, फ्रॉम हाइपरटोनिक टू, प्लीज बताइए, फ्रॉम हाइपरटोनिक टू क्या आएगा? हाइपोटोनिक। ये बताओ क्या ये क्लियर है? फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सी वाटर में से अगर आप सोल्ट को अलग करना चाहते हो, यानी कि एक तो इसका यूज क्या बन गया? डीसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी में से नमक को बाहर निकालना। दूसरा, दूसरा आप इससे पानी को प्यूरिफाई भी तो कर पा रहे हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये दो यूजेस आपको अपने माइंड में रख लेने हैं, बड़े सिंपल वाले। क्या कर पाएंगे बच्चे, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी मोक्ष सैनी, केमिस्ट्री क्लास। बेटे नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिए। नेम द प्रोसेस हैपन, नेम द प्रोसेस हैपन। मोक्ष 10 मिनट्स और बेटा, क्योंकि 10 मिनट हम लेट ज्वाइन किया था ना, तो वही वाला काम मेरा पेंडिंग है। दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। नेम द प्रोसेस हैपन व्हेन RBCs are present in hypertonic solution। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये थोड़ा ध्यान से समझो इसे। ये आरबीसी अंदर, बताओ आपने आरबीसी को किस सॉल्यूशन में डाल रखा है? आरबीसी को हाइपरटोनिक। क्या मीनिंग हुआ हाइपरटोनिक का? यानी कि बाहर जो लिक्विड प्रेजेंट है, इस लिक्विड में गाढ़ापन क्या है? ज्यादा है। इस लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। हाँ जी, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ये सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। तो बताओ, अगर बाहर गाढ़ापन ज्यादा तो बाहर वाले सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा? हाइपरटोनिक। लेकिन आरबीसी कंपैरेटिवली अब लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। ये बताइए क्या क्लियर है यहां तक? ये क्या ये सभी को क्लियर है? बताओ। हाँ जी बच्चे, ये क्लियर है? बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है बताइए? हायर। आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसी है बच्चे? लोअर। मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑस्मोसिस की बात कर रहा हूं विशाल।
सिर्फ ऑस्मोसिस में क्या होता था, मूवमेंट कहां से कहां होता है, लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, बताइए कहां से कहां होता है मूवमेंट? फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर, या फिर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक भी कह सकते हो ना। फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, यानी कि आरबीसी के अंदर से लिक्विड निकलकर बाहर आएगा। अगर लिक्विड निकलकर बाहर आएगा तो हम क्या बोले अपने आंसर में, आरबीसी विल श्रिंक, आरबीसी विल श्रिंक, ठीक है। अगर लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रोसेस विल बी, कुछ बच्चों ने एक्सो एंडोस्मोसिस बोला था पहले, प्रोसेस विल बी, अगर लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम इसे, एक्सो ऑस्मोसिस हम इसे बोलेंगे। हाँ जी, क्या क्लियर है, ये कर सकते हैं, इजिली हो पाएगा। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे बेटे ध्यान दीजिए। नेम द प्रोसेस हैपन व्हेन आरबीसी placed in hypotonic solution, आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, ऊपर वाले का रिवर्स हो गया ना बच्चे, खुद सोचो एक बार, देखो कंटेनर, इसमें आरबीसी, लेकिन बाहर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। हाइपो का मतलब उसमें गाढ़ापन कम है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। और आरबीसी के अंदर क्या बोलना है, कंपैरेटिवली आरबीसी अब क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। स्मृति कहां से कहां मूवमेंट होता है, हमेशा लोअर टू हायर होता है, यानी लिक्विड अंदर की तरफ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, अगर लिक्विड लगातार अंदर की तरफ जाएगा तो हम बोलेंगे आरबीसी विल स्वेल, आरबीसी विल स्वेल्स अप। और प्रोसेस क्या होगा बच्चे, प्रोसेस अंदर की तरफ जा रहा है लिक्विड, मैं इसे बोलने वाला हूं एंडो ऑस्मोसिस। क्या मैं इसे बोलने वाला हूं बेटे, एंडो ऑस्मोसिस में से बोलने वाला हूँ। हाँ जी, क्या कर पाएंगे ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है बच्चे कुछ। चलें आगे, यहां तक क्लियर है। हाँ बेटे, लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर ध्यान दो। व्हाट डू यू मीन बाय एडिमा? हाँ जी, कौन बताएगा एडिमा पुराने स्टूडेंट्स में, व्हाट डू यू मीन बाय एडिमा, EDEMA, आंसर। हाँ जी बेटे, इट कैन बी डिफाइंड एज swelling or puffiness of tissue, swelling or puffiness of tissue due to एंडोऑस्मोसिस। बेटे काफी बार ऐसा होता है हमारी बॉडी में अलग अलग पोर्शन में एंडोस्मोसिस की वजह से लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स के अंदर स्वेलिंग या पफिनेस, इसको हम बोलते हैं एडिमा। ऐसे में डॉक्टर्स हमेशा आपको सॉल्ट कम खाने के लिए कहते हैं। अगर आप नमक ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा, तो आपकी बॉडी में लिक्विड भी क्या होगा, ज्यादा इकट्ठा होगा। ठीक है, ये आपको 1 मार्क पे डेफिनेशन करनी, क्या कर पाओगे, हो जाएगा इजीली। तो बच्चे कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है, पहले आज 4 o'clock मिलते हैं।
4 बजे हम कल की एक बार टाइमिंग डिसाइड करेंगे। कल का टाइम हो सकता है हम 1 आवर लेट का रखें, ठीक है, कल कल के लिए, ये ध्यान रखना। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेने हैं। ये लो। डन। रिवर्स ऑस्मोसिस का स्क्रीनशॉट, साथ में 2 एप्लीकेशन भी हैं, नोट्स में भी है ये लीजिए। एजियोट्रॉप्स का स्क्रीनशॉट, और ये आपका जो आज का वर्क है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, इवनिंग में मिलते हैं 4 o'clock।